हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 24 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, क्लास टीचर का नाम लिखना है और डेट लिखनी है 29 अगस्त 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों, जो आज की वर्कशीट है वो है भारत में अखाद्य फसलें। मीन्स ऐसी फसल जिसे हम खा नहीं सकते लेकिन उसकी फसलें उगाई जाती हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। अब देखिए कौन कौन सी ऐसी फसलें होती हैं, इसमें फसल के नाम दिए हैं। यहाँ हैं उगाने की अनुकूल परिस्थितियाँ, मीन्स कैसी परिस्थितियाँ होनी चाहिए उस फसल को उगाने के लिए। और इसमें दिए गए मुख्य उत्पादक राज्य, कौन कौन से राज्य हैं जो ज़्यादातर इन्हीं फसलों को उगाते हैं। उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान, और उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रबड़ के बारे में। भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल, जो रबड़ है ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। बच्चों, भूमध्य रेखीय देखो, आपको पता है पृथ्वी गोलाकार है और पृथ्वी को एक काल्पनिक रेखा के द्वारा बांटा गया है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। भू मीन्स पृथ्वी, मध्य मीन्स बीच में से, और रेखा मीन्स लाइन। ये काल्पनिक लाइन है, काल्पनिक इमेजनरी लाइन है जिससे कि भूमि का विभाजन माना जाता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र। अब जो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र के यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया, ये पूरा एरिया क्या कहलाता है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो जो रबड़ है ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। इसे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, इसे कितनी वर्षा की ज़रूरत होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और नम एवं आर्द्र जलवायु चाहिए। नम एवं आर्द्र वहीं होती है जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, वहीं की जो जलवायु होती है उसमें नमी होती है, और नमी ही आर्द्रता कहलाती है, ठीक है। तो यह भी हमने पढ़ा फसल के बारे में, कौन कौन सी परिस्थितियाँ चाहिए। अब हम पढ़ेंगे फसल को उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों के नाम। तो देखिए, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय की गारो पहाड़ियाँ, ठीक है, ये पहाड़ियों का नाम है गारो पहाड़ियाँ। तो देखिए ये मुख्य उत्पादक राज्य हैं। बच्चों, अगर आप सभी राज्यों के नाम याद न कर पाएँ तो कम से कम फसल जितनी आपके उस सिलेबस में पढ़ाई जा रही हैं, हर एक फसल के 4 उत्पादक राज्यों के नाम जरूर याद रखें, ठीक है। अब देखते हैं विश्व में उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। ये आपको याद रखना है, 5वां स्थान है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कपास के बारे में। देखो, दक्कन पठार के शुष्कगर भागों में काली मिट्टी इसके उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बच्चों, जो कपास होती है वो कैसी मिट्टी में होती है, इसे हमेशा याद रखना, काली मिट्टी में उगाई जाती है, ठीक है। महाराष्ट्र इसके उत्पादक राज्य हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में, भारत के इन राज्यों में कपास उगाई जाती है अधिक मात्रा में। अब बच्चों देखो, इन राज्यों में कपास अधिक उगाई जाती है तो इन राज्यों में काली मिट्टी भी अधिक मात्रा में होगी, ठीक है, क्योंकि इसके लिए जो अनुकूल परिस्थिति है वो क्या है, काली मिट्टी। तो यहाँ से अगर आप इनमें से राज्यों के नाम याद रखेंगे तो ये कपास उत्पादन के लिए भी हैं, और अगर काली मिट्टी के राज्य पूछे जाएँ, काली मिट्टी कहाँ पर अधिक है, तो आप उसके लिए भी इन्हीं राज्यों के नाम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, कपास उत्पादन में भारत का विश्व में 3रा स्थान है। कपास का कौन सा स्थान है, 3रा स्थान है। इसके सबसे पहले साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। नेक्स्ट 3rd नंबर पर देखिए जूट को बच्चों, जूट जो होता है वो पटसन की फसल से मिलता है, ठीक है, पटसन की। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकासी वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। इसे बढ़ने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। अब बच्चों देखो, जो जूट की फसल होती है ये कहाँ होती है, बाढ़ के मैदानों में जल निकासी वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। आपको याद रखने हैं ये दोनों पॉइंट। और इसके लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, मतलब नमी वाले स्थानों पर जूट को उगाया नहीं जा सकता है।
अब इसके उत्पादक राज्य देखिए, पश्चिमी बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा प्रमुख जूट उत्पादक राज्य हैं। जूट उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है, ये आपको याद रखना है। हमने रबड़ का पढ़ा था, कौन सा स्थान था? 5वां। कपास का पढ़ा था 3रा, और जूट उत्पादन का भारत का पहला स्थान है विश्व में। ठीक है। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। उसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों व पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है। अब बच्चों देखो, मैं आपको यहाँ पे 2 बातें समझाऊंगी। जो जूट है इसको सुनहरा रेशा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जूट को किससे प्राप्त किया जाता है? पटसन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। और जो पटसन होता है वो बहुत ही मजबूत और सुनहरे सफ़ेद रंग का होता है, सफ़ेद और हल्का सुनहरा। ठीक है। इसीलिए इसको सुनहरा रेशा भी कहते हैं। और उसकी उच्च लागत, जो पटसन की फसल होती है उसमें बहुत अधिक लागत लगती है, बहुत अधिक धन खर्च होता है। और पहला तो इसकी जो मार्केट में मांग है वो बहुत कम क्यों हो रही है? क्योंकि जब लागत अधिक होगी तो महंगा होगा सामान, महंगा होगा तो उसकी मांग भी उतनी ही कम होगी। ठीक है। तो इसकी उच्च लागत और कृत्रिम रेशा, ये प्राकृतिक रेशा नहीं है, और कृत्रिम नहीं, ये तो प्राकृतिक रेशा है। कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण, जो पटसन है, जूट है, ये प्राकृतिक रेशा है, लेकिन मार्केट में और भी रेशे हैं जैसे कि नायलॉन है। ठीक है। तो नायलॉन कैसा है? नायलॉन कृत्रिम रेशा है। नायलॉन की कीमत कम होने के कारण, इसकी नायलॉन की कीमत कम होने के कारण मार्केट में जूट की मांग कम हो रही है। ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है। अभी हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे तो उसमें भी ये पॉइंट्स आएंगे। अब आगे पढ़ते हैं प्रौद्योगिक संस्थागत सुधार। प्रौद्योगिक संस्थागत सुधार में देखिए, सुधार की तत्काल आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधारों के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है। भूमि संसाधन के प्रयोग से क्या होता है? कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध का मतलब है रुक जाना, रुक जाना, और इसकी गति मंद हो जाती है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक मुख्य चुनौती है। कृषि क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या है, जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ेगी तो रहने के लिए निवास स्थान भी चाहिएगा। ठीक है। तो निवास स्थान चाहिएगा तो क्या होगा? कृषि के लिए स्थान कम होता चला जाएगा। इसलिए सरकार ने निम्नलिखित प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधारों की शुरुआत की है। अब आपको देखने हैं कि कौन कौन से सुधार किए हैं। देखिए, हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई। ठीक है। ये आपको याद रखना है। हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति, इसे क्या कहा जाता है? ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत की गई। दूसरा है जोतों की चकबंदी। चकबंदी मतलब होता है उस जो जमीन है उसकी माप करवाना, मेजरमेंट करवाना। सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई है। ठीक है। चकबंदी पहले, बहुत समय पहले जब जमींदारी प्रथा होती थी उस समय जो जमींदार हुआ करते थे उनकी ज़मीन पर चकबंदी हो जाती थी। ठीक है। और सहकारिता और जमींदारी आदि को समाप्त करने की, तो देखो ये क्या है? समाप्त करने की प्राथमिकता दी गई है, मतलब इन चीज़ों को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है। ये जमींदारी प्रथा आज की डेट में तो शायद ही कहीं हो, लेकिन ये अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। फसल बीमा का प्रावधान, किसानों को कम ब्याज पर कर्ज प्राप्त करवाने के लिए ग्रामीण बैंकों और समितियों बैंकों की स्थापना की गई है। ये हम किस लिए कर रहे हैं? ये सरकार ने प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधारों की शुरुआत की है इन पॉइंट्सों के द्वारा। ठीक है। ये सभी सरकार के द्वारा चलाई गई नियम और वो हैं क्रांति हैं। भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड को KCC एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कार्ड को PAIS की भी शुरू की है। ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की है और व्यक्ति दुर्घटना बीमा कार्ड की भी शुरुआत की है।
इसके अलावा किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए सहायता मूल्य एवं कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। ठीक है, तो इस तरह से ये सब क्या है, ये सरकार के प्रौद्योगिक एवं संस्थागत सुधार हैं, सरकार के द्वारा चलाई गई ये सभी नीतियां हैं जिन्हें कि किसान अपनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से थे, एक बार आप फिर से वीडियो को पॉज करके ये सभी पॉइंट्स पढ़ लें, इन्हें ज़रूर याद कर लें। अब हम नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ेंगे। नीचे दो फसलें एक्स और वाई दी गई हैं, एक्स और वाई का नाम नहीं दिया गया है। दी गई जानकारी की मदद से उन्हें पहचानें और उनसे संबंधित प्रश्न के उत्तर दें। अभी हमने जो वर्कशीट में पढ़ा है उसके आधार पर आपको बताना है कि एक्स फसल कौन सी है और वाई फसल कौन सी है। ठीक है, पहला प्रश्न है, एक्स एक रेशे वाली फसल है जो सूखी काली मिट्टी में बेहतर उगती है। इसे उगने के लिए पाला रहित जलवायु और उच्च तापमान चाहिए। अब आपको बताना है कि कौन सी वो फसल है जो कि पाला रहित जलवायु में, मतलब जहाँ नमी नहीं हो ऐसी जलवायु में, और जिसके लिए बहुत ही उच्च तापमान की ज़रूरत होती है, और कौन कौन से भारत के राज्य इसके प्रमुख उत्पादक हैं। तो बच्चों क और ख ये पहले प्रश्न के दो पार्ट हैं। इसके बाद प्रश्न 2 और प्रश्न 3। प्रश्न 3 में ये 3 जो पूछी गई हैं संस्थागत संस्थाओं के नाम दिए गए हैं, इनके बारे में भी आपको बताना है। तो अभी मैं आपको लिखित रूप में सभी प्रश्नों के उत्तर दिखाऊंगी। पहला है, देखो, एक्स रेशे वाली फसल है जो सूखी काली मिट्टी में बेहतर होती है। अब आपको इसमें ये बताना है कि जो एक्स फसल है इसका क्या नाम है। इसे उगने के लिए पाला रहित जलवायु और उच्च तापमान चाहिए। भारत के कौन कौन से प्रमुख उत्पादक हैं। अब एक्स फसल का नाम हम बताएंगे, वो फसल है कपास। तो कपास ऐसी फसल है जो सूखी काली मिट्टी में बेहतर होती है। ठीक है, अब इसके लिए बताए हैं कौन कौन से उत्पादक राज्य हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश कपास उत्पादक प्रमुख राज्य हैं। तो बच्चों, जो राज्य दिए हैं उनको याद करने की कोशिश करना, आपको ये याद हो जाए जिससे आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से समझ में आ जाएं। अब इसके बाद देखो, इससे ना जो आपका ये जो प्रश्न है इससे आपके कम से कम 3 प्रश्न बनते हैं। पहला तो इसमें फसल पूछा गया है, ठीक है। दूसरा, फसल के उत्पादक राज्य पूछे गए हैं। तीसरा, इसमें आपको ये भी पता चल रहा है कि काली मिट्टी अधिकतर किन राज्यों में अधिकांश है, ठीक है। तो इससे आपके 3 प्रश्न बन रहे हैं। और आप इससे ये भी पता कर सकते हैं कि जो कपास की फसल है उसे उगने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ होनी चाहिए, जैसे काली मिट्टी है ना, और पाला रहित जलवायु है, उच्च तापमान है। तो इसमें सारी पॉइंट्स दिए गए हैं। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। वाई रेशेदार फसल है। यहाँ पे आपको बताना है वाई का नाम, वो कौन सी रेशेदार फसल है। यह जमीन में नहीं उगती है। अब देखिए, एक ऐसी फसल है जो जमीन में ही नहीं उगती है बल्कि कीड़े के कोकून से प्राप्त होती है जो मलबरी के पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। औरतें इस रेशे से बुनी गई साड़ियाँ पहनती हैं। तो ये देखिए, ये एक फसल है। अब आपको इस फसल का नाम बताना है। इसकी जो परिस्थितियाँ हैं वो भी आपको यहाँ से समझनी है और याद करनी है कि पहली बात, ये ज़मीन में नहीं उगती है। दूसरा, ये कीड़े के कोकून से प्राप्त होती है। तीसरा है, ये मलबरी के पेड़ पर पलता है जो कीड़ा है। और चौथी बात कि इसकी साड़ियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये किसके बारे में, वाई रेशेदार फसल है। अब हम वाई का नाम बताएंगे, कौन सी फसल है। ऐसी फसल रेशम की है। कौन सी फसल है, रेशम की है, जो रेशम के कीड़ों से प्राप्त होती है। तो बच्चों, ये आपको याद रखना है, ये फसल जमीन में नहीं उगती है। ये पेड़ की जो पत्तियां होती हैं, मलबरी के पेड़, मलबरी मतलब होता है बच्चों सहतूत। सहतूत आप सबने खाया होगा। सहतूत का जो पेड़ होता है उस पर ये कीड़ा पलता है, रेशम का कीड़ा पाला जाता है। रेशम कीड़ा पालन के लिए अलग से बाग भी लगाए जाते हैं जहाँ पर रेशम के कीड़े को पाला जाता है, फिर वहाँ से रेशम प्राप्त किया जाता है। उसके बाद ये रेशम के जो भी कपड़े बनते हैं उन सभी का उत्पादन किया जाता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं।
इसके दो उपयोग बताइए, बाजार में इसकी मांग कम क्यों होती जा रही है। बच्चों अभी मैंने जब वर्कशीट आपको समझाई तब बताया था कि इसको सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं। तो देखिए, जूट को सुनहरा रेशा इसलिए कहते हैं क्योंकि जूट पटसन के रेशे से प्राप्त होता है। यह सुनहरा, मजबूत व चमकदार होता है। ठीक है, यह हल्का सफ़ेद होता है और सुनहरे रंग का होता है। अब इसमें पूछा गया है कि इसके दो उपयोग बताइए, तो मैं आपको उपयोग बताती हूँ। उपयोग देखिए, जूट के रेशे से बोरे तथा पैकिंग के थैले बनाए जाते हैं। इसमें दो पूछे गए हैं, मैंने यहाँ पर 3 मेंशन किए हैं, आपको इसे भी 2 याद कर सकते हैं या तीनों भी याद कर सकते हैं। दूसरा है जूट से रस्सी बनाई जाती है, ये तो आप सभी को पता होगा। और तीसरा है जूट से घर की सजावट का सामान, दरियाँ तथा आसन बनाए जाते हैं। तो ये सभी जूट के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अब एक जो प्रश्न था उसमें ये पूछा गया है कि इसकी मांग बाजार में कम क्यों होती जा रही है। तो अभी हमने वर्कशीट जब पढ़ी थी तब समझा था, जूट उच्च लागत तथा अधिक श्रम शक्ति के बाद प्राप्त होता है, इसलिए इसकी बाजार में मांग कम होती जा रही है। क्या था उसमें? उच्च लागत लगती है और अधिक श्रम शक्ति लगती है। ठीक है, और इसके अलावा आप वह पॉइंट भी लिख सकते हैं जो हमने अभी पढ़ा था कि बाजार में कृत्रिम रेशा जो नायलॉन है वो सस्ती दर पर मिल रहा है और ये महंगी दर पर मिल रहा है जूट, इसीलिए जूट की मांग बाजार में कम होती जा रही है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ जाती होगी, और अगर आपको पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये जो वर्कशीट है ये कैसी लगी, आपने इसमें से क्या कुछ नया सीखा, कुछ अच्छा आपको क्या लगा, आप कमेंट करके भी बताया करो। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 है, किशोर 1 एकड़ जमीन के टुकड़े पर खेत करने वाला सुल्तानपुर गांव का एक छोटा सा किसान है। जो प्रश्न नंबर 3 है ये किशोर के बारे में है कि ये जो किशोर है ये 1 एकड़ जमीन के खेत पर 1 एकड़ जमीन के टुकड़े पर खेत करने वाला सुल्तानपुर गांव का एक छोटा किसान है। मतलब इसमें एक उदाहरण दिया गया किसी किसान का नाम लेकर। तो आपको क्या लगता है कि निम्न संस्थागत सुधारों से उसकी दशा किस प्रकार सुधरी है। तो अभी हमने संस्थागत सुधारों के बारे में पढ़ा था, तो वो कौन कौन सी थी? पहला हमने पढ़ा था ग्रामीण बैंक के बारे में। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे कि अगर ग्रामीण बैंक से किशोरा हेल्प लेता है तो उसकी किस तरह से सहायता होती है, किस तरह से वो अपनी स्थिति को सुधार सकता है। तो देखिए, ग्रामीण बैंक किसानों को कम ब्याज पर ऋण देता है। इस बैंक से ऋण लेकर किशोर अपनी फसल के लिए आवश्यक सामग्री जैसे अच्छे बीज, अच्छी किस्म के कीटनाशक, अच्छा खाद, मशीनरी आदि खरीद सकता है तथा सिंचाई के साधन जैसे ट्यूबवेल भी लगा सकता है। किशोरा ने ग्रामीण बैंक से ऋण लेकर अपनी स्थिति को सुधारा है। इस तरह से सभी किसान ग्रामीण बैंक की जो संस्थागत है, ये जो ग्रामीण बैंक है सरकार के द्वारा चलाई गई है, इससे लाभ लेकर सभी किसान अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। अब नेक्स्ट बताया है इसमें न्यूनतम निर्धारित मूल्य। जो बच्चों आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न में 3 पॉइंट पूछे गए हैं कि इन संस्थागत संस्थाओं के द्वारा किसान अपनी स्थिति को किस तरह से सुधार सकते हैं। तो पहली संस्था है ग्रामीण बैंक, दूसरी है न्यूनतम निर्धारित मूल्य। तो इसमें देखिए, न्यूनतम निर्धारित मूल्य के अंतर्गत किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाया जाता है। किसान अपनी फसल को बेचता है, मार्केट में बिकती है, लेकिन किसान के घर से मार्केट तक पहुंचने में जो बिचौलिए अपना फ़ायदा उठाते हैं, उस फ़ायदे से बचाने के लिए, उस फ़ायदे से किसानों को बचाने के लिए ये न्यूनतम निर्धारित मूल्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और वो फ़ायदा किसका होता है? बिचौलियों का। और नुकसान किसका होता है? किसान का। क्योंकि किसान की फसल मान लीजिए कि 1,000 रुपये टन बिक रही है और मार्केट में उसकी कीमत 2,000 रुपये टन है, लेकिन बिचौलिया कितने में खरीदेगा? 1,500 रुपये टन में खरीदेगा। तो 1,500 रुपये टन का उसे किसान को लाभ नहीं हो रहा है बल्कि हानि हो रही है। ठीक है, 500 रुपये टन की उसे हानि हो रही है किसान को। तो इसलिए जो बीच में लाभ उठा रहा है वो कौन है? बिचौलिया। तो बिचौलिया के लाभ को और किसानों की हानि को रोकने के लिए सरकार ने न्यूनतम निर्धारित मूल्य निर्धारित किया है। तो जो किसान है वो इसी मूल्य पर अपनी फसल को बेचेंगे।
अब नेक्स्ट देखिए, तथा उपज का अच्छा मूल्य प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सरकार के द्वारा। न्यूनतम निर्धारित मूल्य के अंतर्गत किशोर अपनी फसलों को अच्छे दाम पर बेचकर लाभ उठा सकता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो न्यूनतम निर्धारित मूल्य है ये सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इससे किसानों के शोषण को बचाया जा सकता है। ठीक है, शोषण कौन करते हैं? बिचौलिए करते हैं। अच्छा मूल्य प्रदान किया जाता है किसानों को उपज का, और न्यूनतम निर्धारित मूल्य के अंतर्गत किसान अपनी फसलों को अच्छे दाम पर बेचकर लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी संस्था हो गई। तीसरी है इसमें फसल बीमा का प्रावधान। अब देखिए, फसल बीमा का जैसे आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, जनधन बीमा है। ठीक है, तो ये फसल बीमा क्या होती है? फसल का बीमा करा दिया जाता है। फसल बीमा एक व्यापक उपज आधारित योजना है जो उत्पादन समस्याओं के कारण किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए है। मान लीजिए फसल खड़ी है और खड़ी फसल है, उस पकने वाली है और उसी समय अति ओलावृष्टि हो जाए या अति वर्षा हो जाए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? इससे किसान को नुकसान हो जाएगा। तो उसी नुकसान से किसान को बचाए रखने के लिए सरकार ने ये योजना चलाई है, फसल बीमा प्रावधान। तो किसान को उस फसल के अनुसार एक उचित मूल्य प्रदान किया जाता है इस अगर किसान ने फसल का बीमा कराया है तो। ठीक है, तो इसे एक बार फिर से पढ़ेंगे। फसल बीमा एक व्यापक उपज निर्धारित आधारित योजना है जो उत्पादन समस्याओं के कारण किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए है। इस प्रकार किशोरा भी अपनी फसल की बीमा करवाकर वर्षा या ओले आदि से फसल में होने वाले नुकसान से बच सकता है। तो बच्चों, आई होप कि आपको वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।